तो फ्रेंड्स, कल हमने सेक्शन बी कंप्लीट कर लिया था और आज हम आरबीएससी 10th क्लास का जो मॉडल पेपर है मैथमेटिक्स का उसका सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो आज हम सेक्शन सी जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो कि आपके 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, तो सेक्शन सी कराएंगे। सेक्शन सी का ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 16 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 16 है। अब इसमें स्टैटिक्स वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें दे रखा है निम्नलिखित, अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? निम्नलिखित बंटन का समांतर माध्य कल्पित माध्य से ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य ज्ञात करना है, कल्पित माध्य विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें वर्ग अंतराल दे रखा है, तो हम पहले टेबल बना लेते हैं। हमें वर्ग अंतराल यानी x दे रखा है। ठीक है, x दे रखा है। x कितना दे रखा है? 10 से 25। इंटरवल दे रखा है 10 से 25, 25 से 40, 25 से 40। फिर दे रखा है 40 से 55 और फिर दे रखा है 55 से 70 और 70 से 85 और दे रखा है 85 से 100। ठीक है, ये हमें दे रखा है, x दे रखा है और फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है यानी बारंबारता। ठीक है, वो हमें दे रखी है 2, 3, 7, 6, 6, 6, 6, 6, 6। ठीक है, ये हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब इस प्रकार के जब इंटरवल दिया हो तो इसको सोल्व करने का सोल्व कैसे करते हैं? xi निकालने का हमें क्या है? देखो, अपर लिमिट यानी 10 और लोअर लिमिट कौन सी है? 10। लोअर लिमिट कौन सी है? 10 और अपर लिमिट 25। लोअर और अपर लिमिट को ऐड करके अगर उसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो हमें xi का मान आ जाएगा। ठीक है, लोअर लिमिट हमारी कितनी है? 10 और अपर कितनी है? 25। तो टोटल कितनी हो गई? 35 और 35 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 17.5। कितना आ जाएगा? 17.5। ऐसे ही इसमें लोअर लिमिट कितनी है? 25 और अपर लिमिट कितनी है? 40। तो कितने हो गए? 65। और 65 में जब 2 से डिवाइड करेंगे, 65 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 और 22.5। कितना आ जाएगा? 22.5। इसी प्रकार लोअर लिमिट कितनी है? 40 और अपर लिमिट कितनी है? 55। दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 4 और यहाँ से 47.5। कितना आ जाएगा? 47। इसी प्रकार लोअर लिमिट 55 और 70 को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 125 और 125 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 62.5। कितना आ जाएगा? 62.5। इसी प्रकार 70 और 85 दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 155। कितना आ जाएगा? 155। अब जब इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 77.5। कितना आ जाएगा? और इसी प्रकार 185 में जब 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि लोअर लिमिट 85 और अपर लिमिट 100, इसको जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो xi आ जाएगा हमारा, xi का मान। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 97.5। कितना आ जाएगा? 97.5। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हमें कल्पित माध्य ज्ञात करना है, तो कल्पित माध्य हमारा क्या हो जाएगा? di। ठीक है, कल्पित माध्य a। ठीक है, a को क्या करेंगे? देखो, अब इसमें टोटल टर्म्स गिन लेंगे, कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसके 6 का आधा यानी
तीसरा वाला टर्म, तीसरा ले लो या चौथा ले लो, कोई सा ले लो, ठीक है। तो हमने 6 टोटल टर्म्स कितनी है, टर्म कितनी है 1 2 3 4 5 6। अब 6 से 6 को 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना है 3। तो 3 वाली टर्म्स हमने ले ली है। हमारा क्या कल्पित माध्य क्या आ जाएगा ए बार। कल्पित माध्य को किससे दर्शाते हैं ए बार से, ठीक है। ये हमारा, अब डी आई निकालेंगे तो डी आई कैसे निकालेंगे, डी आई इज इक्वल टू ए बार, ठीक है, ए बार माइनस एक्स आई, ठीक है। ए बार में से एक्स आई को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा डी आई निकल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो घटाओ यहाँ से, जब हमने ए बार 47.5 मान लिया, ठीक है, तो 47.5 में से 17.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब 47.5 में से 32.5 घटाएंगे तो कितना आएगा देखो 15 आएगा। इसी प्रकार 47.5 में से 47.5 घटाएंगे तो कितना आएगा 0। इसी प्रकार इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा 315 बचेगा। अब 47.5 में से माइनस का, अब किसका बचेगा, क्योंकि 47.5 में से 62.5 घटाएंगे तो किसका बचेगा माइनस का 15। 47.5 में से 77.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 30, किसका माइनस का, ठीक है। अब ऐसे ही 47.5 में से 97.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 50, कितना बचेगा माइनस का 50। अब क्या करेंगे, अब एक्स आई और डी आई नहीं, एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई इंटू डी आई, या एफ आई डी आई भी लिख सकते हैं, इंटू का निशान हटा के क्या लिख सकते हैं इसको एफ आई इंटू डी आई, ठीक है। तो एफ आई इंटू डी आई, ठीक है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा एफ आई इंटू डी आई का जब करेंगे, यानी इसकी, ये एफ आई मान लेते हैं, इसकी और इसकी दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 को 2 से किया तो कितना हो गया 60। इसी प्रकार 15 का 3 से किया तो कितना हो गया 45। इसी प्रकार 7 का 0 से किया तो कितना हो गया 0। इसी प्रकार 15 का 6 से किया तो 90, कितना 90, माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का साइन है। और इसी प्रकार इसको किया तो यहाँ पर आएगा माइनस का 180। और इसी प्रकार इसको इससे किया तो यहाँ पर कितना आ गया माइनस का 300, कितना आ गया माइनस का 300। अब क्या करेंगे समेशन, समेशन यानी इसका योग कर देंगे। योग के लिए हम क्या करते हैं सिग्मा का इस्तेमाल करते हैं, तो सिग्मा एफ आई डी आई, अब इनको जोड़ लेंगे, हमारे पास एफ आई डी आई और दूसरा हमें क्या चाहिए सिग्मा एफ आई, इन दोनों का योग चाहिए बस, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है वो आगे बताऊंगा मैं। यहाँ से ये जोड़ेंगे तो कितना हो 7 3 10, 10 2 12, 12 और 6 6 12 36 18, ठीक है। 12 और 18 कितने हो गए 30, ये तो हमारे 30 हो गए। यहाँ से ये सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा देखो, यहाँ से हमारा आ जाएगा 30 390 और 390 और 80, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा देखो, प्लस के तो हमारे पास कितना है 5 और 105, प्लस का तो हमारे पास कितना हो गया 105, और माइनस 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 के जोड़ लो तो यहाँ से कितना आएगा 0, और यहाँ से 8 8 16 और 1 17, असल पाई 1 और 3 और 1 4 1 5, ठीक है। माइनस का क्या आएगा फिर, अब माइनस के
570 में से प्लस के 105 को जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 5 गए तो 5, और यहाँ से कितना बचेगा 6, और यहाँ से कितना बचेगा 4, 5 में से 1 जाएगा तो कितना 465 हमारे पास आ जाएगा। तो समेशन FIDI हमारे पास कितना आ गया 465, ठीक है 465। अब जो हमारा क्या किसका फॉर्मूला है वो कल्पित माध्य का फॉर्मूला हमारा क्या कहलाता है, समांतर माध्य का। x बार इजिकल टू a प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात कर, तो रखो फॉर्मूले में, तो x बार इजिकल टू a का मान हमारे पास कितना है 47.5, और इसका मान कितना है सिग्मा FIDI का। अब ये किसका आया है, माइनस का, क्योंकि माइनस की वैल्यू हमारी ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस का 465 अपॉन, ठीक है 30, कितना आ जाएगा 30। जब 30 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से x बार बराबर 47.5, इसको 30 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चलेगा 1 बार, 13 1 जा 1, ठीक है, और बच गए हमारे पास 16। भाग प्रॉपर नहीं जा रहा है तो क्या 5 उतार लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 5 बार चला जाएगा, ठीक है 150, 5 बार चला जाएगा, तो हमारे पास बच गए कितने 15, ठीक है। तो 1 0 और यहाँ पर आ जाएगा 6, ठीक है, इतनी बार जाएगा ना। चाहे इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, पहले 5 से कर लो 30, और यहाँ से 5 निम 45 और 5 3 15। अब 6 से करो, 6 1 जा 6, बच गए कितने 3, ठीक है 6 1 जा 6, सही है, 1 बार चला गया, नहीं 3 बच गए, हाँ, तो यहाँ से 3 बच गए, ठीक है, तो 5 आएगा, 15.5 आएगा, ठीक है। जब 47.5 में से 15.5 को माइनस करेंगे तो x बार हमारे पास आ जाएगा 0, और यहाँ पर 7 में से 5 गए तो कितने बचे 2, और यहाँ से 4 में से 1 गया तो कितना 32। तो हमारा समांतर माध्य कितना आ जाएगा, x बार कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। समांतर माध्य हमारा कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसमें, अथवा में दे रखा है, यानी आप 16वें क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी कि आप ये, अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो ये कर सकते हो, और नहीं आता है तो सेकंड वाला क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन मैं दोनों करवा देता हूँ ताकि आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है। तो 16 का जो हमारे और में दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है, वो करवा देता हूँ, ठीक। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन 16 का पार्ट सेकंड है। अब देखो 16 का पार्ट सेकंड है, उससे पहले हम इंक डाल लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड 16 का पार्ट सेकंड यानी और में दिया हुआ है। ठीक, नीचे दिए गए बंटन में एक अक्षर दर्शाई गई है, उसका मीडियन ज्ञात करना है। ठीक है, माध्यिका ज्ञात करनी है। जब भी वर्ग अंतराल में मीडियन दे रखा हो तो उसकी माध्यिका देखो कैसे ज्ञात करते हैं। 40 x का मान हमें दे रखा है 40 से 45, सेकंड दे रखा है 45 से 50, अब और फिर दे रखा है 50 से 55 और 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और 70 से 75। ठीक है, 70 से 75 लास्ट। और जो हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है यानी बारंबारता दे रखी है वो हमें देखो क्या दे रखी है, f का मान हमें क्या दे रखा है, रिपीटेशन कितना हुआ है 3, 5, 10, 8, 7, 4, 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माध्यिका निकालने के लिए पहले क्या निकालेंगे, CF निकालेंगे। अब CF कैसे निकालते हैं, पहले तो पहला फ्रीक्वेंसी का पहला जो टर्म है उसको ऐसे कैसे लिख देंगे 3। अब 3 में क्या जोड़ देंगे 5, 8 हो गए ना, 3 में 5। अब ऐसे ही 8 में 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 18। ऐसे ही 18 में 8 जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 18 में 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास 26। ऐसे ही 26 में 7 जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 33। 33 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 37 और 37 प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। अब अगर यहाँ पर आया हुआ जो आपका जो नंबर यहाँ पर आएगा और इसका जो पूरे का योग होगा वो इक्वल हो गया, हमेशा देख लेना चाहिए। यहाँ से n चाहे आप काउंट करके देखो 5 और 3 8, 8 और 10 18, 18 और 6 18 और 8 26 और 26 और 7 33, 33 और 4 37, 37 और 3 40 आ गए ना। तो आपने ये क्या CF है जो निकाला है वो क्या हो गई, संचयी बारंबारता, वो आपने ठीक निकाली है। इससे आप ये कंक्लूजन पर पहुंच सकते हो कि आपने जो CF निकाली है वो बिल्कुल सही निकाला है। ठीक है, अब माध्यिका ज्ञात, जब इंटरवल दिया हो और माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास क्या होता है, मीडियन ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास क्या होता है, जब इंटरवल दिए हुए L1 लोअर लिमिट, माध्यिका वर्ग की लोअर लिमिट प्लस n/2, ठीक है, माइनस C/F और इंटू H। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, n/2 करके देखेंगे। ठीक है, 40 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 20। अब देखो 20 से क्या किया हमने, n/2 किया। ठीक है, माध्यिका निकालने जब इंटरवल दिया हो तब क्या करेंगे, इनका योग जो हमारे 40 है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। अब 20 से ठीक अधिक की संचयी बारंबारता कौन सी है, 20 से अधिक की संचयी बारंबारता 20 ये है, कौन सी है 26 है। ठीक है, कौन सी है 26 है। तो हमारी 26 क्या हो जाएगी, ये हमारा माध्यिका वर्ग हो जाएगा। ये पूरा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें L का मान क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, निम्न सीमा हमारे लोअर लिमिट। ठीक है, तो लोअर लिमिट L1 का मान कितना हो जाएगा, लोअर लिमिट हमारी कितनी आ जाएगी, L इजुकल टू कितनी आ जाएगी 55, कितनी आ जाएगी 55।
अब सी, ये सी करता है कि माध्यिका वर्ग की ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता, ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता कितनी है 18। माध्यिका वर्ग की ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता हमारे पास कितनी है 18 सी, ठीक है। और एफ माध्यिका वर्ग का इंटरवल कितना है 8, ठीक है। एफ हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा। और एच क्या होगा, जो इंटरवल दिया हुआ हो उसके मध्य डिफरेंस कितना है। अब देखो 55 से 60, इसके मध्य डिफरेंस कितना है 5 का है ना, 60 माइनस 55, डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया 5 का। अब ये हमारे फॉर्मूले में रख देंगे, ठीक है। फॉर्मूले में रखो, एल कितना है 55 प्लस n/2, n कितना है 40 और 40 इसका हाफ कितना आएगा 20। c कितना है हमारे पास 18 और f कितना है हमारे पास 8, ठीक है। और h हमारे पास कितना है 5। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 55, यहाँ से आ जाएगा 2/8 × 5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4, डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा 5/4। जब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, ये हमारी मीडियन, तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 55 और 4 1 जा 4, कितना बचा 2 और ये 1.5, तो हमारी माध्यिका कितनी आ जाएगी 56.25 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी माध्यिका जब इंटरवल दिया हुआ हो तो हमारी माध्यिका, ठीक है, कैलकुलेट द मीडियन वेट, तो मीडियन वेट हमारा कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स का 56.25, ठीक है। ये हमारा मीडियन वेट आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको समझ में आ गया ना। क्या करेंगे, पहले जब इंटरवल दिया हुआ हो तो ऐसे फ्रीक्वेंसी और ये लिख देंगे। अब सी एफ निकालेंगे, संचयी बारंबारता, ठीक है। तो 3 को 3 लिखे रहने देंगे और फिर क्या करेंगे, इसमें जोड़ते चले जाएंगे। 3 में 5, फिर 5 से या 8 मिला ना, अब 8 से इससे नीचे वाले पद को जोड़ देंगे 18, फिर 18 से इसके नीचे ऐसे 26 ऐसे जुड़ जाए। अगर ये वाला और इन सभी का एफ वाली फ्रीक्वेंसी का जो हमें सम मिलेगा और ये वाला दोनों अगर सेम है तो हमने सी एफ अच्छे सही निकाला है, ठीक है। इससे हमें पता चल जाएगा जो हमने सी एफ निकाला है वो क्या निकाला है, सही निकाला है। फिर क्या करेंगे, मीडियन का सूत्र क्या, मीडियन का सूत्र क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस c अपॉन f इंटू एच होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो क्या करेंगे, मीडियन निकालने के लिए जो हमारे पास n आया है ना, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, 20 आ गया। अब इससे ठीक अधिक 20 से ठीक अधिक कितनी है संचयी बारंबारता 26, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब इस माध्यिका वर्ग की लोअर लिमिट देखेंगे कितनी है 55, तो लोअर लिमिट हमारी 55 आ जाएगी। सी क्या होता है, माध्यिका वर्ग से ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता 26 से ठीक ज़्यादा, ठीक पहले, ठीक पूर्व मतलब पहले, तो ठीक पहले की संचयी बारंबारता कितनी है 18, तो सी हमारा 18 हो जाएगा। एफ हमारा क्या होता है, माध्यिका वर्ग का जो माध्यिका वर्ग में जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो हमारी एफ क्या हो जाएगी 8। एच क्या होता है, जो इसका इंटरवल कितना है, माध्यिका जो वर्ग आया हुआ है इसके मध्य जो अंतर है वो कितना है, हमारे पास 5 आ गया, ठीक है। ऐसे ही अब एल का मान और ये सभी मान रख के फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा 56.25, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इसमें दे रखा है प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। फर्स्ट जो 100 नंबर हैं उनका योग, तो क्या करेंगे, एपी, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन श्रेणी से ज्ञात करेंगे, ठीक है। एपी 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है, और ऐसे ऐसे करके हमारा कितना है 100 तक, ठीक। जब एपी की ऐसी सीरीज हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एसएन, ठीक है, योग ज्ञात करने का, ठीक है। योग ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है एसएन = n/2 a + l। यहाँ पर n बराबर क्या होता है, n बराबर पदों की संख्या, ठीक है। ऐसे लिखोगे तो आपको फुल नंबर मिलेंगे, पदों की संख्या। और a बराबर क्या होता है, प्रथम पद, प्रथम पद। l बराबर क्या होगा हमारा, अंतिम पद। l बराबर क्या होगा, अंतिम पद, ठीक है। l बराबर अंतिम पद, ठीक है। ये हमारा ये फॉर्मूले के हमें, अब देखो n पदों की संख्या हमारी कितनी है 100, क्योंकि 1 से स्टार्ट होकर 100 तक चल रही है ना, तो टोटल कितने पद हो गए हमारे पास 100, ठीक है। और प्रथम पद हमारा कितना है 1, और अंतिम पद हमारा कितना है 100, तो अंतिम पद हमारा कितना हो जाएगा 100, ठीक है। अब n की जगह क्या हो जाएगा 100, n की जगह 100, क्योंकि हमें 100 पदों का योगफल ज्ञात करना है, प्रथम 100, ठीक है। n कितना है 100/2, a कितना है, a प्रथम पद कितना है 1, ठीक है, और l अंतिम पद कितना है 100, तो यहाँ से आ जाएगा s 100, और 2 में जब 100 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 50, और जब 100 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। जब इसको s 100 यानी 100 पदों का योगफल हमारे पास कितना आ गया, यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 0 5 और यहाँ से 5 0, मेरे ख्याल से तो ये आएगा, ठीक है, यही आएगा, हाँ। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक, 100 पदों का योगफल, ठीक है। 3 नंबर में दे रखा था, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन इजी था, 3 नंबर लायक नहीं था। इससे पहले हमने देखा है कि सेक्शन बी में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो काफ़ी लंबा, उनका सॉल्यूशन काफ़ी लंबा था और उनको 2 नंबर्स की कैटेगरी में रखा गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रखना था 2 नंबर कैटेगरी में, ठीक। अब इसके और में अथवा में जो क्वेश्चन है, यानी आपको 2 चॉइस मिलेंगी, अगर या तो ये क्वेश्चन कर सकते हो या दूसरे वाला क्वेश्चन कर सकते हो, आपको जोन सा आता है वो कर सकते, लेकिन मैं आपको दोनों कराऊंगा ताकि आपका दोनों क्वेश्चनों से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ। इसका जो एंड में दे रखा है, यानी और में जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 17 का जो और में जो क्वेश्चन दे रखा है उसका सॉल्यूशन करेंगे। देखो क्या दे रखा है, एपी के प्रथम पद, एपी के प्रथम पद, ठीक है। इंक डाल लेता हूँ थोड़ी सी इसमें। क्या दे रखा है, एपी के प्रथम पद, प्रथम पद व अंतिम पद क्रम से इतना दे रखा है, पदों का योगफल, तो ये उसी फॉर्मूले से हो जाएगा, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमें सजा के दे दिया थाली में, उसमें हमें क्या दे रखा, हमें खुद से फाइंड करना था ए क्या है वो और एल क्या है, ठीक है। तो यहाँ से जो फॉर्मूला है
ठीक है, पदों का योगफल वो सेम ही रहेगा, एस एन बराबर n/2, ठीक है, a प्लस एल। समांतर श्रेणी में जब पदों का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जब पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास क्या होता है, जब प्रथम पद व अंतिम पद दिया हो, ऐसे ही यहाँ पे लिख देंगे n बराबर पदों की संख्या, a बराबर क्या हो जाएगा प्रथम पद, और l बराबर क्या हो जाएगा अंतिम पद, ठीक है। तो पदों की संख्या हमें कितनी दे रखी है, इसमें पदों की संख्या तो हमें फाइंड करनी है, ठीक है, ये तो हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। प्रथम पद हमें दे रखा है, ठीक है, प्रथम पद हमें दे रखा है 1 और अंतिम पद 11, प्रथम पद 1 और अंतिम पद हमें 11, और एस एन, ठीक है, टोटल इनका योग दे रखा है हमें 36, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में रख देंगे तो क्या हो जाएगा 36 इजिकल टू n, कितना है हमारा n हमें ज्ञात करना है /2, a हमारा कितना है 1 और l हमारा कितना है 11, तो यहाँ से आ जाएगा 36 इजिकल टू n/2, यहाँ से कितना आ जाएगा 12, तो यहाँ से कितना आएगा 6 बार, इसको काटेंगे तो 6, तो n बराबर 6, तो पदों की संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी 6 पद, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का और वाला क्वेश्चन था। अब 6 नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दे रखी है बिंदु P-3 4, बिंदु P के निर्देशांक दे रखे हैं, Q के निर्देश, इनको जोड़ने वाली रेखाओं को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक। कोई रेखा है हमारी P, ठीक है, थोड़ी टेढ़ी बनी, यहाँ पर दे रखा है P के निर्देशांक हमें दे रखे हैं -3 4, और Q दूसरा पॉइंट हमारा Q है, और इसके निर्देशांक दे रखे हमें 4 5, ठीक है। इसको हटा देता हूँ ऊपर से सेक्शन सी को। तो यहाँ से इसको समत्रिभाजित, तो देखो एक बिंदु यहाँ पर मान लेंगे और एक बिंदु यहाँ पर मान लेंगे, ठीक है। अब इसको कुछ भी मान लो P Q, इसको O मान लो, इसको O' मान लो, ठीक है। अब इसके निर्देशांक O के निर्देशांक हम क्या मान लेंगे, O के निर्देशांक हम x y मान लेंगे, ठीक है। और O' के निर्देशांक हम क्या मान लेंगे, x' और y', ठीक है, ये मान लेंगे। देखो 3 भागों में विभाजित हो गए ना, पहला भाग ये P और O के बीच में, दूसरा O और O' के बीच में, और तीसरा O' और Q के बीच में। समत्रिभाजित हो गई हमारी रेखा, ठीक है, समत्रिभाजित हो गई ना। देखो P और O के बीच में 1 पार्ट, 2 और 3, ठीक है, तो 3 बार विभाजित, 3 बार हो गई। अब देखो क्या करेंगे, तीन पार्ट है, देखो इसके और इसके मध्य की जो दूरी है, और इसके और इसके मध्य की दूरी है, और इसके और इसके मध्य की दूरी है, वो क्या है, इक्वल है। इक्वल मानी एक ही डिस्टेंस यहाँ पर है 1 1 1, ठीक है, जब ही तो समत्रिभाजित हुआ, यानी समान 3 भागों में बांटना है। इस टोटल पूरी रेखा को हम 3 मान लें, 3 पॉइंट मान ले, तो 1 पॉइंट यहाँ मिल गया, 1 पॉइंट यहाँ मिल गया, और 1 पॉइंट यहाँ मिल गया, तो 3 हो गया ना सीधा। तो यहाँ से पहले क्या करेंगे, PO, ठीक है,
तो उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब पी ओ जो रेखा है वो क्या, इस रेखा को ओ, ठीक है, ओ जो बिंदु है जिसके निर्देशांक x और y हैं, इस रेखा को देखो किस भाग में विभाजित करेगी। P से इसकी डिस्टेंस कितनी है, P से O की डिस्टेंस कितनी है, 1। ठीक है, P से O की डिस्टेंस कितनी है, और O से Q की डिस्टेंस, ठीक है, O से Q की डिस्टेंस हमारी कितनी है, 1 और 1 कितनी है, 2। ठीक है, तो हमारा किस अनुपात में विभाजित हुआ, ये वाला जो पॉइंट है वो पी क्यू को किस अनुपात में विभाजित करेगा, m बराबर कितना हो जाएगा, 1 और n बराबर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो इसके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या होता है, पहले अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा x इजिकल टू m x2, ठीक है, प्लस n x1, और अपॉन में क्या हो जाएगा, m प्लस n। इसी प्रकार y के कोऑर्डिनेट याद करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m y2 प्लस n y1 और अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो हम यहाँ से x1 हमारा क्या हो जाएगा, -3x1 और y1 क्या हो जाएगा, 4, और यहाँ से x2 कितना हो जाएगा, 4 और y2 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, अब हमें x1 x2 और x5 और m n दोनों मिल गए। ठीक है, तीनों चीज़ मिल गई। ठीक है, तो यहाँ से उसमें वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से m कितना है हमारे पास, 1। ठीक है, x2 कितना है हमारे पास, x2 देखो 4 है, प्लस और n कितना है, 2, और n के बाद n और x1 कितना है, -3। ठीक है, और अपॉन m प्लस n कितना है, 2 + 1 कितना हो गया, 3। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 और यहाँ से 6, 4 - 6 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा -2/3। ठीक, और y के कोऑर्डिनेट याद करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, अब देखो m कितना है, 1, और y2 हमारे पास कितना है, y2 कितना है, 5। ठीक है, और n कितना है, 2, और y1 हमारे पास कितना है, 4। ठीक है, और m प्लस n कितना है, 3, वो भी। तो यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 + 8/3, तो कितना हो जाएगा, 13/3। कितना हो जाएगा, 13/3। अब इसी प्रकार ये तो हमारे O बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए, O बिंदु के निर्देशांक हैं वो क्या है, x y। तो x y का हमारा मान कितना आ गया, O के लिए आ गया -2/3 x के लिए, और y के लिए 13/3, ये आ गए। अब हमें क्या ज्ञात करना है, O' के लिए ज्ञात करना है, O' के लिए। ठीक है, अब O' के जो निर्देशांक थे वो हमारे पास क्या थे, x' और y'। ठीक है, फॉर्मूला सेम लग जाएगा, बस x की जगह x' आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो O के लिए, O से P की दूरी कितनी है, 1 और 1 कितनी हो गई, 2। तो यहाँ से हमारे पास m का मान कितना आ गया, 2, और O से O' से Q की दूरी हमारी कितनी है, 1, तो n का मान कितना आ गया, 1। तो m का मान हमारे पास 2 और n का मान हमारे पास कितना आ गया, 1। तो बस m और n का मान बदलेगा, क्यों बदलेगा, क्योंकि O' से P की डिस्टेंस कितनी है, 1 और 1 2। ठीक है, और ये किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो 2 अनुपात इस तरफ और 1 अनुपात इस तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, m का मान कितना हो जाएगा, 2, और n का मान कितना हो जाएगा, 1। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे तो यहाँ से x' की वैल्यू क्या आ जाएगी, mx2। ठीक है, mx2 कितना आ गया हमारे पास, m का मान कितना है, यहाँ से देखो 2, m का मान 2 और x2 का मान 4,
इसी प्रकार n का मान हमारे पास कितना है 1 और x1 का मान कितना है -3 और y कितना हो जाएगा m प्लस n कितना हो जाएगा 3। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 8 में से 3 गए तो कितना आ जाएगा 5, तो क्या आ जाएगा 5/3। अब इसी प्रकार y डैश का जब मान निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखो m, ठीक है, my2, ठीक है, my2, m कितना है 2 और y2 हमारे कितना है 5 प्लस और यहाँ से n y1, तो n कितना है 1 और y1 कितना है 4, ठीक है, 1 × 4 और m प्लस n कितना है हमारे पास 3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10 + 4, ठीक है, और बाई 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 14/3। तो हमारे जो o डैश के निर्देशांक सेकंड निर्देशांक o डैश x डैश और y डैश माना था उसके निर्देशांक हमारे पास कितने आ गए 5/3 x डैश के और y डैश के 14/3। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उसको समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, o के निर्देशांक तो -2/3 13/3, o डैश के 5/3 और 14/3, ठीक है। बस मेन काम आपको यहाँ समझने का है। देखो समत्रिभाजित करेंगे तो हमें दो बिंदु ले लिए o और o डैश। देखो अब इस पूरी रेखा को हम 3 यूनिट मान ले तो देखो a 1 2 3, ये 3 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना, इसको 1 यूनिट मान ले, इसको 1 यूनिट और इसको 1 यूनिट मान लेंगे हम, ठीक है। तो हम पहले O का निकालेंगे तो O से P की डिस्टेंस कितनी है 1 और O से Q की डिस्टेंस कितनी है 2, ठीक है। तो M और N का मान ऐसे निकल जाएगा और इसी प्रकार O डैश के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तब O डैश से P की डिस्टेंस कितनी है 1 और 1 कितनी हो जाएगी 2 और O डैश से Q की डिस्टेंस कितनी है 1, तो N का मान यहाँ से 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, 18 का था। अब इसका 18 के जो अथवा में आपको चॉइस मिलेगी, अगर ये तो ये क्वेश्चन कर सकते हो या दूसरे वाला, तो वो मैं दोनों करवा देता हूँ। सेकंड वाला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 18 का एंड वाला क्वेश्चन, थोड़ी मैं इंक डाल लेता हूँ ताकि क्लियर दिखाई दे आपको। इंक डाल लेता हूँ ताकि क्लियर दिखाई देगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो एंड वाला क्वेश्चन है वो कैसे करेंगे, देखो वह अनुपात ज्ञात करना है जो बिंदु -3p तथा बिंदु 5-4 और -2-3 को अंत विभाजित करता हो, ठीक। अब कोई रेखा मान लेंगे PQ ही मान लो, ये कोई रेखा है P जिसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं -5 और -4। दूसरी Q, इसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं -2 और -2 और 3, 2 और 3, ये हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। अब क्या कह रहा है, एक बिंदु जो इनको, ये कोई बिंदु मान लेते हैं O, जो इनको क्या कर रहा है,
अंतः विभाजित कर रहा है, ठीक है, अंतः विभाजित कर रहा है, ये बिंदु O मान लेंगे जो इनको अंतः विभाजित कर रहा है, उसके निर्देशांक -3 और P, ठीक है। अब हमें पता नहीं है कि उसके निर्देशांक क्या होंगे, ठीक है, उसके किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो अगर जब पता नहीं रहता है किस अनुपात में, तो हम क्या मान लेते हैं, लैम्बडा अनुपात 1 में विभाजित करता है, ठीक है। तो m का मान कितना आ जाएगा, लैम्बडा, और n का मान कितना आ जाएगा, 1। अब फॉर्मूले में पुट कर दो। अंतः विभाजन करने वाला सूत्र क्या होता है, x इक्वल टू क्या होता है, m(x2) प्लस n(x1) अपॉन क्या होता है, m प्लस n। इसी प्रकार y इक्वल टू कितना होता है, ठीक है, m(y2) प्लस n(y1) अपॉन क्या होता है, m प्लस n, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो देखो x का मान हमें कितना मिल रहा है, -3, ठीक है। तो -3 इक्वल टू m का मान कितना है, लैम्बडा, x2 का मान कितना है। अगर लैम्बडा नहीं मान सकते तो इसको m या m1 या n1 मान सकते हो, या m या n भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। लेकिन जो हमारा इजी रहेगा वो क्या मान सकते हैं, लैम्बडा अनुपात 1, या लैम्बडा की जगह आप a भी मान सकते हो, a अनुपात 1 भी मान सकते हो। तो m का मान कितना होगा, लैम्बडा, x2 का मान देखो, अब ये x1 है और ये y1 है, इसी प्रकार ये x2 हो जाएगी और ये y2 हो जाएगा, ठीक है। ये x2 और ये y2, ये x1 और ये y1। तो x2 का मान हमारा कितना दे रखा है, -2, ठीक है, और प्लस n कितना दे रखा है, 1, और n, ठीक है, और nx, ठीक है, x1 कितना दे रखा है, -5, और m प्लस n हमारा कितना हो जाएगा, लैम्बडा प्लस 1, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -2 लैम्बडा, और ये प्लस और माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, -5, ठीक है, और यहाँ से हमारा आ जाएगा लैम्बडा प्लस 1, ठीक है। अब जो इक्वेशन हमारी आई वो क्या आई, -3 इंटू -2 लैम्बडा -5 अपॉन लैम्बडा प्लस 1, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब देखेंगे सेकंड में y का मान हमें यहाँ कितना दे रखा है, p दे रखा है। तो y का मान पुट करो, तो yp इक्वल टू यहाँ से my2, m कितना है, लैम्बडा, और y2 हमारा कितना है, 3, ठीक है, और फिर है ny1 कितना है, -4, n कितना है, 1, और y1 कितना है, -4, और m प्लस n कितना है, लैम्बडा 1 प्लस 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 लैम्बडा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस और माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, -4, ठीक है, 3 लैम्बडा -4 अपॉन लैम्बडा प्लस 1, ठीक है। तो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या आ गई, p इक्वल टू 3 लैम्बडा -4 अपॉन लैम्बडा प्लस 1, ठीक। अब इसका सोल्व कर देंगे, ठीक है, सोल्व करेंगे तो इक्वेशन 1 को जब सोल्व करेंगे तो इस तरफ मैं बता देता हूँ, इक्वेशन 1 को जब सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा -3, ठीक है। अब इसका वज्र गुणा कर देंगे, तो 3 का इस तरफ गुणा किया तो कितना आ गया, लैम्बडा 1 प्लस 1, और इक्वल टू कितना आ गया, -2 लैम्बडा -5। जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -3 लैम्बडा -3 इक्वल टू -2 लैम्बडा -5, ठीक है। अब पक्षांतरण कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -3 लैम्बडा और ये प्लस का 2 लैम्बडा, और 3 का इस तरफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5 प्लस 3। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का लैम्बडा, और यहाँ से आ जाएगा -2,
माइनस से माइनस कट गया तो लैम्बडा का मान हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। इक्वेशन 1 से हमारा जो लैम्बडा है उसका मान हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, लैम्बडा का मान हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। अब लैम्बडा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने पर, ठीक है, लैम्बडा की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करने पर, ठीक है, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे लैम्बडा की वैल्यू, तो यहाँ से p, ठीक है, लैम्बडा का मान कितना है, 2, तो यहाँ से 3 × 2 - 4, लैम्बडा कितना है, 2 + 1, तो यहाँ से आ जाएगा p = यहाँ से 3 2 = 6 -4/3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 में से 4 गए तो कितना, 2/3। ठीक है, तो p का मान हमारे पास कितना आ गया, 2/3। तो हमें फाइंड क्या करना था, p का मान ही फाइंड करना था, तो p का मान हमारा क्या हो जाएगा, 2/3। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हो जाएगा। पहले क्या करेंगे, जैसे ये कोई रेखा है p और q, अब ये हमें पता नहीं है o पर विभाजित करती है, लेकिन हमें ये नहीं पता किस अनुपात में विभाजित करती है, तब पता नहीं होता है। जब किस अनुपात में विभाजित करती है तो हम क्या मान लेंगे, लैम्बडा अनुपात 1 में विभाजित करती है, और उसको अंतः कौन से सूत्र वाले से, ठीक है, अंतः विभाजन वाले सूत्र में रख देंगे। अंतः विभाजन वाला सूत्र क्या होता है, x = mx2 + nx1/m + n। ठीक है, इसी प्रकार y और उसमें मान रख के वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। ठीक है, सेक्शन नंबर डी का लास्ट क्वेश्चन है, सेक्शन नंबर सी का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत यानी बाहर समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज है। ठीक है, तो ये कोई हम वृत्त मान लेंगे, वृत्त बना लेंगे। ठीक है, ये कोई वृत्त है, ठीक है, ये कोई वृत्त है जो किसमें वृत्त के परिगर्त क्या बना हुआ है, समचतुर्भुज बना हुआ है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज बना हुआ है, ये वृत्त का केंद्र O है। ठीक है, ये कोई समांतर चतुर्भुज ABCD। ठीक है, अब ये जहाँ पर स्पर्श कर रहा है उसको हम मान लेंगे EFGH। ठीक है, जहाँ पर वृत्त को स्पर्श कर रहा है या टच कर रहा है वहाँ पर हम क्या मान लेंगे, बिंदु EFGH मान लेंगे। ठीक है, तो क्या सिद्ध करना है, ठीक है,
अब देखो हमें गिवन, गिवन मतलब दिया गया क्या है, गिवन हमें क्या है, ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, भुज है। ठीक है, अब ये लैंग्वेज आप लिख लेना या मैं लिखवा देता हूँ। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जो वर्त को क्या होगा, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जो वर्त को क्रमशः किस किस बिंदु पर, ए ई, ठीक है, बी एफ एफ सी, ठीक है, किस किस पर, ई एफ जी एच, ठीक है, वर्त को क्रमशः ई एफ जी और एच बिंदु पर स्पर्श करता है, बिंदु पर, ठीक है, बिंदु पर स्पर्श करता है। स्पर्श करता है, बिंदु ई एफ जी और एच पर स्पर्श करता है, ये हमें गिवन में दिया गया है। ठीक है, और प्रूव हमें क्या करना है, प्रूव यानी सिद्ध हमें क्या करना है, प्रूव इट्स, सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध हमें करना है कि सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये समांतर चतुर्भुज ने आपको समचतुर्भुज है। ठीक है, सिद्ध करना है हमें ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम इसकी उत्पत्ति कैसे लिखेंगे वो देखो। उत्पत्ति अगर ऐसे लिखोगे तो फुल नंबर मिलेंगे। ठीक है, उत्पत्ति या इसको इंग्लिश में ओरिजन भी कहते हैं। ठीक है, यानी इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन, ओरिजन, ये स्पेलिंग देख लेना, ओरिजन होगा। ठीक है, उत्पत्ति आप देखो इसकी कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब एक रूल होता है, एक प्रमेय होती है, क्या प्रमेय होती है कि वर्त से किसी बाह्य बिंदु पर, ठीक है, क्या होती है, वर्त से किसी, हम जानते हैं। ठीक है, ये लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, पहले ओरिजिन उत्पत्ति में क्या लिखोगे, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, इस साइड में नीचे लिख देता हूँ इसको। हम जानते हैं, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि वर्त के किसी बाह्य बिंदु, यानी बाहर का जो बिंदु है, बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है वो क्या होगी, सदैव समान होगी। रेखा की लंबाई सदैव समान होगी। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि
हम जानते हैं कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई सदैव क्या होगी, समान होगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो जो बाह्य बिंदु है ए, ठीक है, अब ए से ई तक की डिस्टेंस और ए से एच तक की डिस्टेंस हमेशा समान होगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई। ठीक है, और कोष्टक में क्या लिख देंगे, वृत्त के बाह्य बिंदु ए से, ठीक है, वृत्त के बाह्य बिंदु ए से। अब इसी प्रकार अब इस वाले की करेंगे तो ई से बी तक की, और बी से बी वाले बिंदु की करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई बी, ठीक है, ई से बी तक की और एफ से बी तक की, ठीक है, डिस्टेंस हमेशा समान होगी। तो ये क्या हो जाएगा, बाह्य बिंदु से बस बी से, यहाँ बी से। ठीक है, ये एज इट इज हो जाएगा। ये बस मैं लिखना नहीं चाह रहा हूँ, बाकी आप लिख लेना कि वृत्त के बाह्य बिंदु बी से। ठीक है, ये किससे आया, ये हमारी वृत्त के बाह्य बिंदु बी से आया। ठीक है, ये जो मैंने आपको जो थ्योरम होती है, ये हम जानते हैं कि वृत्त की बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई सदैव समान होती है। ठीक है, अब इसी प्रकार बिंदु सी से लेंगे तो सी से एफ की डिस्टेंस, और जी से सी की डिस्टेंस, यानी सी से जी की डिस्टेंस हमेशा समान होगी। तो ये बिंदु सी से आ जाएगी। ठीक है, अब इसी प्रकार क्या हो जाएगी, डी से डी बिंदु से लेंगे तो क्या हो जाएगी, एच से डी तक की डिस्टेंस, और डी से जी तक की दूरी जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिंदु डी से। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे और इसको इक्वेशन 4 मान लेंगे। ठीक है, इंक डाल लेता हूँ मैं। तो यहाँ से इसको 4 मान लेंगे तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 2 3 4 से क्या करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक गलती कर दी है। गलती ये की है कि यहाँ पर ई एफ नहीं आएगा। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, सी से, सी वाले बाह्य पॉइंट से सी एफ बराबर सी जी आएगा। तो सी एफ ई ना होकर ये क्या होगा, सी एफ बराबर सी जी। ठीक है, पहले तो ए वाला आएगा, ठीक है, फिर सी ई। पहले तो देखो ए एच बराबर ए एच बराबर ए ई हो गया, फिर ई बी बराबर एफ बी। ठीक है, इसी प्रकार सी वाले से सी एफ बराबर जी सी, फिर डी वाले से चलेंगे तो क्या होगा, एच डी बराबर डी जी। ठीक है, आप जोड़ो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए एच प्लस ई बी प्लस सी एफ, इस वाले जोड़ लेंगे पहले, प्लस एच डी। ठीक है, ये जोड़ लिया। अब उसके इस तरफ क्या हो जाएगा, ए ई प्लस एफ बी प्लस सी जी और प्लस डी जी। अब देखो हमें क्या बनाना है, ए बी बनाना है। तो यहाँ से ए ई, ठीक है, तो ए बी बनाना है तो ई बी तो हमारे पास है, ई बी तो हमारे पास क्या है, ई बी तो हमारे पास है। इसी प्रकार सी एफ कितना दे, सी एफ किसके इक्वल है, सी जी के इक्वल है। सी एफ किसके इक्वल है, सी जी के इक्वल है। सी एफ किसके इक्वल है, सी जी के इक्वल है। तो यहाँ से क्या मान लेंगे, ए एच प्लस एच डी को तो साथ में रख देंगे क्योंकि यहाँ से ए डी बन जाएगा, और ई बी और
ई बी और सी एफ, बच क्या गया ई बी और सी एफ। इसी प्रकार इस तरफ क्या करेंगे ए ई, ठीक है, तो यहाँ से सी जी और डी जी को तो साथ में रख लेंगे, क्योंकि देखो सी जी और डी जी मिलकर डी सी बन जाएगा, तो सी जी प्लस डी जी को तो साथ में रख लेंगे, और ए ई प्लस एफ बी प्लस एफ बी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, अब ई बी की जगह हम क्या रख सकते हैं, ई बी की जगह एफ बी रख सकते हैं, ठीक है। तो एफ बी और सी एफ, ठीक है। ई बी की जगह हम क्या रख देंगे, क्योंकि हमें यहाँ से देखो ई बी बराबर क्या है एफ बी, तो ई बी की जगह हम एफ बी रख देंगे और यहाँ पर सी एफ, ठीक है। और इसी प्रकार ए ई देखो ए ई कहाँ पर है, ए ई की जगह हम ए एच रख दें, ठीक है। ए एच, ए ई को तो ऐसे कैसे रहने दो ए ई, और यहाँ से ए ई एफ बी की जगह, एफ बी की जगह हम क्या रख सकते हैं, ई बी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सी जी प्लस डी जी, ठीक है। और यहाँ से अब मैं बताऊँगा कैसे क्यों रखा हमने, ए ई की जगह हम क्या रखेंगे, ठीक है। ए ई की जगह हम क्या रखेंगे, ए ई को तो ऐसे कैसे रहने दो, ठीक है। ए ई और एफ बी की जगह हम क्या रखेंगे, इस वाले फॉर्म, कहाँ है एफ बी, एफ बी बराबर क्या होता है ई बी, तो एफ बी की जगह हम क्या रख देंगे ई बी, ठीक है, ई बी। तो ये कंबाइंड फॉर्म हो गई, यहाँ से ए एच प्लस एच डी। आप देखो ये हमने क्यों रखा, ई बी की जगह एफ बी रख दिया, तो यहाँ से एफ बी और एफ बी प्लस सी एफ, एफ बी प्लस सी एफ करने से हमें ये टोटल मिल गया। टोटल कितना है ये सी बी, ठीक है, टोटल हमें सी बी मिल गया। इसी प्रकार यहाँ से एफ बी की जगह ई बी रखने पर, एफ बी की जगह हमने ई बी रख दिया, ये वाला रख दिया, तो ए ई और ई बी मिलकर हमारा टोटल क्या हो गया ए बी, ठीक है, ए बी हो गया। तो यहाँ पर रख दो ए एच और एच डी, ए एच और एच डी इन दोनों का टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा ए डी, ठीक है, प्लस साइन बीच में है। और एफ बी और सी एफ, एफ बी और सी एफ मिलकर टोटल क्या हो जाएगा सी बी। इसी प्रकार इस तरफ सी जी डी जी, सी जी डी जी, सी जी और डी जी दोनों इक्वल मिलकर हमारे पास क्या हो जाएगा डी सी, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ से ए ई और ई बी, ए ई और ई बी दोनों मिलकर हमारे पास क्या हो जाएगा टोटल ए बी, ठीक है, ए बी। अब हमें पता है समांतर चतुर्भुज, हमें गिवन क्या था ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो इससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं, समांतर चतुर्भुज क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी ए बी किसके बराबर होती है सी डी के बराबर, ए बी किसके बराबर हो जाएगी सी डी के बराबर, ठीक है, ए बी किसके बराबर हो जाएगी सी डी के बराबर। और उसी प्रकार देखो इसके सामने वाली भुजा, ये समांतर चतुर्भुज क्या होती है, आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है, ये इसके बराबर तो ये इसके बराबर, यानी ए डी बराबर क्या हो जाएगी बी सी, ए डी बराबर क्या हो जाएगी बी सी, क्या हो जाएगी बी सी। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे किसकी ए डी क्या होता है बी सी, ठीक है। तो ए डी की जगह हम क्या मान लिया बी सी या सी बी, कुछ भी लिख दो, तो सी बी। और यहाँ पर डी सी की जगह हमने क्या मान लिया डी सी, देखो डी सी कहो या सी डी कहो, किसके बराबर ए बी, तो यहाँ से हमने ए बी के बराबर, ठीक है, ए बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2BC इज इक्वल टू 2AB, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा क्या आएगा BC इक्वल्स किसके है AB के, ठीक, BC इक्वल है। अगर ऐसे ही हम AD की जगह मान ना रखकर CB की जगह मान रख देते, किसकी जगह CB नहीं, हाँ CB की जगह यानी BC की जगह AD मान रख देते, तो हमारे पास क्या आ जाता AD, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता CB की जगह AD, तो AD बराबर DC आ जाता हमारे पास,
ठीक है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी और बराबर सी है, यानी ये चारों भुजाएं आपस में क्या है, समान है। और समचतुर्भुज में क्या होता है कि चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समान होती हैं, यानी ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये चारों भुजाएं आपस में समान होती है। तो इससे हमें प्रूव हो गया कि जो ए बी सी डी है वो हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज न होकर समचतुर्भुज है, ठीक है, रोम्बस है, समचतुर्भुज है, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, अतः सिद्ध होता है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए भुजाएं बराबर हैं, तो सिद्ध होता है कि समांतर चतुर्भुज ना होकर समचतुर्भुज होगा, ठीक है, समचतुर्भुज हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज ना होकर समचतुर्भुज होगा, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना था और जो हमारा प्रूव हो चुका है, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं आपस में, तो वो समांतर चतुर्भुज की क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, लेकिन समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती है, ठीक है। तो इससे प्रूव होता है कि ए बी सी डी भुजाएं हमारी आपस में बराबर हैं, ए बी बी सी सी डी डी ए, तो यह समांतर चतुर्भुज न होकर क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाए, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा हैंस प्रूव हो गया, क्या हो गया, हैंस। देखो फिर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड पार्ट कैसे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड पार्ट, यानी जो आपको चॉइस दे रखी है उसमें अथवा वाला क्वेश्चन, देखो, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं का केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती है। अब समपूरक का अर्थ क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। समपूरक का अर्थ क्या होता है हमारा, 180 डिग्री, ठीक। तो क्या दे रखा है, एक वृत्त है, ठीक है। क्या दे रखा है हमें, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत, यानी एक वृत्त है और इसके चारों ओर, ठीक है, ये वृत्त है, इसके चारों ओर एक त्रिभुज इसको घेरे हुए है, वृत्त को, ठीक है, ये इस प्रकार ये कोई वृत्त है ए बी सी और डी, ठीक है, और इस वृत्त के चारों ओर, ठीक है, ये है घेरे हुए है आमने सामने की भुजाएं, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ पर, ठीक है, ये इसका सेंटर मान लेते हैं। तो हमें गिवन मान दे क्या रखा है, ये बिंदु ई मान लेंगे, ये एफ, ये जी और ये एच। तो गिवन मान दे क्या रखा है हमें, एक चतुर्भुज, ठीक है, क्या दे रखा है हमें, एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज का नाम क्या है, ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी डी, सी डी, जिसकी भुजाएं
भुजाएं, जिसकी भुजाएं ए बी बी सी, ए बी बी सी, सी डी और डी ए बी बी सी सी डी और डी ए बी बी सी, ठीक है। सी डी और डी ए नहीं दिख रहा है ना, तो डी ए को मैं इस तरफ लिख लेता हूँ। ए बी बी सी सी डी और डी ए, ठीक है। और डी ए एक वर्त को क्रमशः बिंदु क्या है? क्रमशः बिंदु ई एफ जी एच, क्रमशः बिंदु ई एफ जी और एच पर स्पर्श करती हैं, ठीक है, करती हैं, ठीक है। ये हमें दे रखा है। अब हम क्या करेंगे? रचना क्या करेंगे? रचना मतलब आर्ट हमने क्या किया हमने ये ओ बिंदु मान लेते हैं, ठीक है। तो ओ को एच से, ओ को एफ से, ओ को जी से और ओ को ई से मिलाया, ठीक है। तो क्या करेंगे? एच को ओ से, एफ को ओ से, ओ को एफ से, ठीक है। और इसी प्रकार ओ को जी से, इसी प्रकार क्या किया? ओ को जी से और जी को ई को ओ से मिलाया, ठीक है। ये हमने क्या कर दी? रचना कर दी। अब क्या करेंगे? उसके बाद हमारी क्या करेंगे? रचना के बाद क्या होती है? प्रूव इट। हमें प्रूव क्या करना है, ठीक है। प्रूव्ड इट्स, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है? बाकी रचना वाला तो बाद में आएगा, ये याद रखने ला। प्रूव इट वाला पहले आएगा, मैंने रचना वाला पहले लिख दिया। तो प्रूव इट्स, हमें प्रूव क्या करना है? जो हमारा एंगल डी ओ सी, ठीक है, हमारा एंगल डी ओ सी प्लस एंगल ए ओ बी, 180 डिग्री है। और इसी प्रकार सेम देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका सम 180 डिग्री है, हमें ये सिद्ध। और दूसरा हमें सिद्ध करना है, ठीक है, इसमें ही। तो एंगल डी ओ ए प्लस एंगल कौन सा है? ये वाला सी ओ बी, एंगल सी ओ बी, ये भी क्या है? 180 डिग्री के बराबर। ये हमें प्रूव करना है। अब उत्पत्ति पे चलेंगे। उत्पत्ति को क्या कहते हैं? ओरिजिन। उत्पत्ति क्या करेंगे? उत्पत्ति देखो, उत्पत्ति कैसे करेंगे? तो ये उत्पत्ति हम करेंगे। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु पर हम जानते हैं कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा
खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, इंक डाल लेता हूँ, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। स्पर्श रेखा केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है, समान कोण अंतरित करती है। ठीक है, समान कोण अंतरित करती है, ये हमने मान लिया। अब देखो यहाँ से हम यहाँ से इस वाले एंगल को 1 मान लेंगे, इस वाले एंगल को 2 मान लेंगे, और इसी प्रकार इस वाले को 3 मान लेंगे, वाले को 4, इस वाले को 5, इस वाले को 6, इस वाले को 7 और इस वाले को 8। एंगल 8 हमने मान लिया। अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि ये देखो स्पर्श रेखा से निर्मित एंगल है ना, स्पर्श रेखा पर बना हुआ एंगल है। इस वाले देखो, ये वाले कंपार्टमेंट, इसको अलग से मैं बता देता हूँ। ये वाले कंपार्टमेंट में ये स्पर्श रेखा यहाँ से H से खींची गई है और ये स्पर्श रेखा G से, इसमें ये जो एंगल बन रहा है ये क्या केंद्र पर समान कोण अंतरित करेगा, ये बिंदु है। तो यहाँ पर 1 और 2, एंगल 1 इक्वल क्या हो जाएगा 2। यहाँ से हम क्या, एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल 2। इसी प्रकार इस वाले पार्ट में आएंगे, ठीक है, इस वाले पार्ट्स में आएंगे। देखो मैं बता देता हूँ यहाँ पर बता देता हूँ। इस प्रकार यहाँ वाले पार्ट में आएंगे जी एफ वाले में, ठीक है, जी और एफ ये बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा। तो यहाँ पर एंगल जो 3 बनेगा और एंगल जो 4 बनेगा वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार एंगल 3 इक्वल क्या हो जाएगा एंगल 4, और सेम इसी प्रकार एंगल 5 किसके इक्वल हो जाएगा एंगल 6 के। ठीक है, एंगल 3 किसके बराबर 4, 5 किसके बराबर हो जाएगा 6 के, और 7 किसके बराबर हो जाएगा एंगल 8 के। ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखो, यहाँ से ये स्पर्श रेखा F और यहाँ से स्पर्श रेखा E, इस पे केंद्र पर अंतरित जो कोण है वो इक्वल होंगे, तो 5 और 6 इक्वल होंगे। इसी प्रकार यहाँ से बाह्य बिंदु E और H से खींची गई स्पर्श रेखा, यहाँ से एंगल 7 किसके इक्वल होगा एंगल 8 के इक्वल होगा। ठीक है, अब हमें पता है कि वर्त में बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। कितना है 360 डिग्री, यानी वर्त में बनने वाला कोण पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल, ठीक है, एंगल 8 कितना है 360 डिग्री, क्योंकि वर्त में बनने वाले कोणों का कुल योग कितना होता है 360 डिग्री। यहाँ पर लिख सकते हो वर्त में बनने वाले कोण का योग, वर्त में बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ से, अब देखो यहाँ से कैसे करेंगे, एंगल 1 किसके बराबर है एंगल 2 के बराबर है, तो एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख देंगे। ठीक है, एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख देंगे। इसी प्रकार एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, तो एंगल 4 की जगह क्या लिख देंगे एंगल 3 लिख देंगे। ठीक है, और इसी प्रकार एंगल 5 किसके इक्वल है एंगल 6 के, तो एंगल 5 की जगह एंगल 6 लिख देंगे। ठीक है, और फिर क्या है एंगल 7 किसके इक्वल है एंगल 8 के इक्वल है, तो एंगल 8 की जगह क्या लिख देंगे एंगल 7 लिख देंगे बराबर 360 डिग्री।
तो यहाँ से हो जाएगा, अब देखो दो कितनी एंगल दो बार आ रहा है, 3 भी 2 बार आ रहा है, 6 भी 2 बार आ रहा है, 7 भी 2 बार। तो यहाँ से क्या है 2 इंटू एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, ये किसके बराबर है 360 डिग्री के। अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा हमारे पास। अब एंगल 2 और 3 को कंबाइंड रूप में क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 और 3 को कंबाइंड रूप में देखो यहाँ से, ठीक है, ये O है और यहाँ पर क्या था, ठीक है, इस O है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये बिंदु क्या था D था, ठीक है, और ये हमारे पास C था, ठीक है, ये हमारे पास क्या था C था। तो एंगल 2 और 3 मिलकर हमारे पास ये वाला एंगल बनाएंगे DOC, ठीक है। तो एंगल DOC प्लस, ठीक है, 6 और 7 मिलकर हमारे पास ये वाला एंगल बनाएंगे। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा AOB, ठीक है, एंगल AOB ये किसके बराबर हो जाएंगे 180 डिग्री के बराबर हो जाए, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था, एंगल DOC प्लस एंगल AOB क्या हो जाएगा 180 डिग्री। और इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार अब देखो हमने एंगल 1 को क्या माना था, एंगल 1 को हमने क्या माना था एंगल 2। अगर हम एंगल 2 को एंगल 1 मान लें, ठीक है, इसी प्रकार क्या मान लेंगे एंगल 1 को एंगल 2 मान लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर रखेंगे तो इसी प्रकार हमारा सेकंड क्या हो जाएगा, इसी प्रकार हमारा क्या हो जाएगा एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल 1 प्लस एंगल 8, एंगल 1 प्लस एंगल 8, ये वाला एंगल 1 प्लस 8 और एंगल 4 प्लस 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो एंगल 1 और 8 को कंबाइंड रूप में क्या लिख सकते हैं, 1 और 8 को DOA, ठीक है, एंगल DOA प्लस 4 और 5 को क्या लिख सकते हैं, 4 और 5 को एंगल COB, ठीक है, एंगल COB 180 डिग्री। और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है, तो प्रूव हो गया, ठीक है। अब कल हम सेक्शन D कराएंगे, ठीक। अब इसमें कुछ नहीं करना था आपको, जो दिया हुआ हो वो लिखेंगे पहले, फिर हम लिखेंगे प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है वो लिखेंगे, फिर हम रचना करेंगे 8, ठीक है, प्रूव वाला पार्ट पहले आएगा, रचना करेंगे और उसके बाद देन उत्पत्ति लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे लिखनी है, ठीक है। जय हिंद जय भारत।